हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं। ओके, अभी जो है हम साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड साइंस का सिलेबस है। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड साइंस का बुक है, ये साइंस का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होने वाला है क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मानते हैं थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर उतना भी बोरिंग नहीं है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। ठीक है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, जिस सामग्री से ठीक है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ठीक है, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस साइड वाला देख लेते हैं। पदार्थ का भौतिक रूप। ठीक है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इस टॉपिक को अभी डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। ठीक है, क्रियाकलाप है, एक 100 ml का बीकर लें। ठीक है, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो इसका देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। आगे भी पढ़ेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर क्यूब है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। 1 लीटर बराबर 1 dm³ होता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आगे देखते हैं। ओके, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ओके,
अब है पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। तो इसका क्रियाकलाप है पोटेशियम पारामैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे भी 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। ठीक है, क्या जल अब रंगीन है। तो आइए देखते हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने वाला घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगहीन नजर आती है। ठीक है, तो यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, अंततः एक स्थिति में यह कण छोटे और बड़ों भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शकरा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण का समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें। क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें। फिर है एक क्रियाकलाप, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। ठीक है, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्रियाकलाप है, फिर इसका आंसर भी है फ्रेंड्स, इसलिए घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्रियाकलाप है, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। तो आइए देखते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो आइए ये राइट साइड वाले में देखते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप, इस खेल को एक मैदान में खेलें।
आगे बताएं, ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्की नर्तकों की तरह एक दूसरे से पीछे से कसकर पकड़ें। ठीक है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? क्रियाकलाप है, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? ठीक है। फिर क्रियाकलाप है, जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की धार कटती है? जल की धार न कटने का कारण क्या है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये प्रश्न है, आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है। फिर है, पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इसका भी क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप यहाँ पे देख लें। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ओके। तो इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नंगने स्पिंडीयता होती है। वह बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? तो आइए देखते हैं। ये सभी ठोस ही हैं। ठीक है। ये सभी ठोस ही हैं। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ठीक है। चाहे हम शक्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, द्रव अवस्था। अब हम लोग देखेंगे द्रव अवस्था। इसका क्रियाकलाप देखिए। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतीय पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रवों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? ठीक है। तो आइए इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ। तो प्रक्षेपण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है।
जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.5, 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जलीय जंतु जो है जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। राइट साइड आ जाइए। अब आते हैं गैसीय अवस्था पे। ओके, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो ये क्रियाकलाप है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने द्रव अवस्था किया, अब ये गैस अवस्था है। तो एक काम करते हैं, ये गैस अवस्था जो है ना, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो सुबह में अपलोड करेंगे ना, उसमें ये गैसीय अवस्था को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को एंड किया जाए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आप सभी को इससे। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।